नमस्कार। अमेरिका का हाल चैनल के आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। आज सोमवार है 8 जून। अमेरिकी जनता पर कोरोना और बेरोजगारी की दोहरी मार आज लगभग 20 लाख अमेरिका वासियों को कोरोना संक्रमित होने की जानकारी मिली है। इसी के साथ पिछले 2 सप्ताह से चल रहे पुलिस बर्बरता के खिलाफ प्रदर्शनों का सिलसिला अभी थमा नहीं है। बेरोजगारी की मार सामान्य नौकरी पेशा लोगों को गरीबी के दलदल में धकेलती जा रही है। बेरोजगारी से प्रभावित लोगों में सबसे ज्यादा ब्लैक यानी अफ्रीकी अमेरिकी समुदाय के लोग हैं, जिनमें बेरोजगारी की दर 16% से भी ऊपर है, जबकि श्वेत बेरोजगारों का प्रतिशत 12 से थोड़ा ज्यादा है। ये दिन बहुत तकलीफ भरे हैं, खासतौर से अश्वेत समुदाय के लिए, और उनमें भी जो ब्लैक समुदाय है यानी कि अफ्रीकी अमेरिकन समुदाय के लोग हैं, उनके लिए ये दिन मुश्किल के हैं। अब आपको पता है कि अमेरिका में अश्वेतों के कई नाम हैं, ब्लैक, एशियाई, लैटिनी आदि। माना जाता है कि एशियाई मूल के लोग यानी चीनी, कोरियाई, जापानी, वियतनामीज और भारतीय, ये लोग अपेक्षाकृत बेहतर आर्थिक स्थिति में हैं, जबकि ब्लैक, जिनका तात्पर्य अफ्रीकी अमेरिकी लोगों से है, और लैटिनी, जिन्हें आप कह सकते हैं कि दक्षिणी अमेरिका के देशों से आए हुए विस्थापित हैं, ये लोग आर्थिक सीढ़ी के निचले पायदान पर हैं, यानी सर्वाधिक बदतर आर्थिक हालत में। दूसरी तरफ श्वेत लोग अमेरिका के विशेषाधिकार प्राप्त लोग हैं, जिनके लिए अमीरी की सीढ़ियां चढ़ना आसान है। महामारी से संक्रमित लोगों में से 1,10,000 लोग मौत के मुंह में जा चुके हैं। इस महीने यानी जून में इस महामारी से कुल 5,000 अमेरिका वासियों के जान गंवाने की आशंका है। रोजाना 20,000 नए मामले सामने आ रहे हैं, जबकि लगभग 1,000 संक्रमित लोग मौत के आगोश में रोज चले जा रहे हैं। देश के सर्वाधिक प्रभावित प्रदेश न्यूयॉर्क में संक्रमित लोगों की संख्या 2,11,000 से ऊपर पहुंच चुकी है, जबकि संक्रमण से 21,000 जानें जा चुकी हैं। न्यूयॉर्क संक्रमण के 3 महीने गुजर गए हैं। रफ्तार कम होने की आशा थी कि 3 महीने में संक्रमण कम होने लगेगा। कुछ स्थानों पर तो संक्रमण कम हुए भी, लेकिन अनेक स्थानों पर संक्रमण की रफ्तार बढ़ी है। उदाहरण के लिए एरिजोना प्रदेश का फिनिक्स, टेक्सास का डलास, नेब्रास्का का ओमाहा आदि। इस चैनल के दर्शकों को अमेरिका के उन इलाकों में ले जाना चाहता हूं जहां भारतीय मूल के लोग बसे हुए हैं और बेहतर जीवन यापन कर रहे हैं, लेकिन कोरोना महाप्रकोप ने सबकी जीवन शैली जैसे बदल कर रख दी है। आज हम एटलांटा निवासी हिंदी नाट्य कर्मी और शिक्षिका संध्या भगत से आपकी मुलाकात कराएंगे, जिनकी सक्रियता पर कोरोना का असर तो पड़ा, लेकिन उनकी गतिविधियों को रोक नहीं सका। लेकिन उसके पहले
अमेरिका के दक्षिणी हिस्से में स्थित प्रदेश जॉर्जिया से आपको हम परिचित कराते हैं, जिसकी राजधानी है अटलांटा। न्यूयॉर्क टाइम्स के आंकड़े बताते हैं कि जॉर्जिया प्रदेश में लगभग 50,000 लोग कोरोना से संक्रमित हैं, जबकि 2000 से अधिक संक्रमित लोगों की जानें जा चुकी हैं। जॉर्जिया प्रदेश के रिपब्लिकन गवर्नर ब्रायन कैंप ने मई के प्रारंभिक हफ्तों में व्यापार जगत को यानी कि आर्थिक खोलने की छूट दे दी थी, निर्णय किया था, लेकिन धीरे धीरे, और उनका निर्णय राष्ट्रपति ट्रंप की इच्छाओं से प्रभावित था। अमेरिका के दक्षिणी हिस्से के राज्यों का इतिहास 19वीं सदी के गृह युद्ध के साथ साथ अश्वेतों की गुलामी और विपन्नता से जुड़ा रहा है। जॉर्जिया इस मायने में एक अपवाद इसलिए है कि वहां गुलामी पर पहले से ही प्रतिबंध था, लेकिन सार्वजनिक हत्याओं यानी कि लिंचिंग, श्वेत प्रभुता यानी व्हाइट सुप्रीमेसी में विश्वास रखने वाले कू क्लक्स क्लान के अत्याचार और व्यापक गरीबी से यह प्रदेश बच नहीं सका। जॉर्जिया प्रदेश अमेरिका के उन प्रदेशों में है जिन्हें पिछली शताब्दी में आर्थिक बदहाली का सामना करना पड़ा। 20वीं सदी के प्रारंभ में अमेरिका जब भयंकर मंदी यानी कि ग्रेट डिप्रेशन के दौर से गुजर रहा था, जॉर्जिया के लाखों लोग, ज्यादातर ब्लैक आबादी वाले और आधे से अधिक कृषि मजदूर, गरीबी की मार के कारण विस्थापित हुए थे। श्वेत आप्रवासियों को बसाने के लिए चेरोकी जाति के जो मूल निवासी यानी कि नेटिव अमेरिकन हैं, उनको सरकारी मदद से उनकी पुश्तैनी भूमि से बेदखल किया गया। 1994 में पारित न्यायालय के आदेश से जॉर्जिया के स्कूलों में श्वेत और अश्वेत विद्यार्थियों को अलग अलग रखने की जो परंपरा थी, उसको गैर कानूनी करार दिया गया। इस प्रदेश की राजधानी अटलांटा अमेरिका के प्रगतिशील, विकासशील और समृद्ध शहरों में से एक है, जिसका संबंध मार्टिन लूथर किंग जूनियर, महात्मा गांधी स्मारक और भूतपूर्व राष्ट्रपति जिमी कार्टर के अलावा कोका कोला, CNN आदि के मुख्यालय से जुड़ा हुआ है। कोरोना महाप्रकोप के इस दौर में अटलांटा के विकास के गवाह भारतीय मूल के सक्रिय लोग अपनी जिजीविका का परिचय दे रहे हैं। स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े लोग मरीजों की सेवा में, शिक्षक ऑनलाइन शिक्षा में और आवश्यक सेवाओं में लगे लोग अपने कार्यों में साहसपूर्वक जुटे हुए हैं। इन्हीं में से एक हैं संध्या भगत जी। नमस्कार अशोक जी, सबसे पहले तो मैं आपके धन्यवाद करूंगी। आपने ये जो चैनल चलाया इसके लिए मुझे आमंत्रित किया, और ये बहुत ही अच्छा, आज के सूरत हाल में अमेरिका में आपने हिंदी में ये एक चैनल चलाया है और आप अपडेट करते रहते हैं, तो ये सब बहुत ही अच्छा लगता है। हम लोग अटलांटा में भी बहुत कुछ कर रहे हैं, मैं कर रही हूँ और लोग कर रहे हैं। आप जानते हैं कि हिंदी भाषा के प्रति लगाव है, काम कर रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारी संस्थाएं काम कर रही हैं, मतलब इतनी ज्यादा है कि शायद गिनती में बताया ना जा सके, और कार्यक्रम होते रहते हैं। कुछ हिंदी कविता से जुड़ी हुई हैं, हिंदी शिक्षण से जुड़ी हुई हैं और मनोरंजक कार्यक्रम करती हैं। हम लोग भी इस तरह से ही संस्थाएं चला रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत काम हो रहा है। एक यहाँ पे इंडियन मॉल है, ग्लोबल मॉल नाम है उसका, वहाँ पे तो वो तो जैसे एक तरह से अड्डा है, हम लोग सब वहाँ मिलते हैं, बातचीत करते हैं, और वो जो उसके मालिक हैं वो भी हम सबको बहुत सपोर्ट करते हैं। तो इस तरह से अलग अलग संस्थाएं काम कर रही हैं। बहुत सारी धार्मिक संस्थाएं भी हैं और सामाजिक संस्थाएं हैं, शैक्षणिक संस्थाएं हैं, स्कूल चला रहे हैं लोग, काफी कुछ काम हो रहा है। मैं समझता हूं कि भारतीय जो समुदाय है अटलांटा में काफी सक्रिय है। आपको याद होगा, आप भी हमारे साथ थी 2000
2010 में युवा हिंदी संस्थान का पहला हिंदी कार्यक्रम हुआ था, जिसमें 100 बच्चे थे, और ये ग्लोबल मॉल में भी हमने गतिविधि की थी। तो सांस्कृतिक रूप से काफी कुछ वहाँ पे चलता है, और लोग बहुत जागरूक हैं अपनी भाषा, अपनी संस्कृति के लिए। हिंदी पढ़ाने का कार्य होता है, लेकिन आपका काम थोड़ा सा अलग है, और एक तरह से कहना चाहिए कि अभिनव है, क्योंकि आप नाटक की जो विधा है उसके माध्यम से न सिर्फ लोगों का ज्ञानवर्धन करती हैं, उनका मनोरंजन भी करती हैं, और मैं जानता हूं कि काफी वयस्क और बच्चे भी जुड़ते हैं। तो उसके बारे में मुझे बताएं। वो काम तो अब बदल गया होगा, तो कैसे बदलाव आया और आज क्या स्थिति है? हाँ अशोक जी, ये तो आपने बहुत ही अच्छी बात कही है, क्योंकि मेरा शुरू से ही ये निश्चय था कि कुछ अलग तरीके से भाषा सिखाई जाए, ना कि वो एक रटे रटाए जो एक पैटर्न होता है, तरीका होता है, उसको फॉलो करें। तो ये मेरा अभिनय और हिंदी शिक्षण साथ साथ चल रहा है। बच्चों के लिए ये इसलिए अच्छा है कि वो भाषा के साथ साथ अभिनय सीखते हैं, अभिनय के साथ साथ भाषा सीखते हैं, और वो इसका मजा ले रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। हाँ, वयस्क लोग बहुत सारे हैं। वयस्क लोगों के लिए भी अच्छा है, क्योंकि वो लोग सब ट्रांसलिटरेशन में भाषा को पढ़ते थे, और अब मैं जो हूँ, मैं हिंदी लिपि में उनको अपनी स्क्रिप्ट देती हूँ। तो ये हमने करीबन 14 साल पहले धूप छांव नाम से एक ग्रुप शुरू किया, और इसमें लगभग 70 के करीब लोग होते हैं एवरेज, कोई आता जाता भी रहता है। और हम साल में एक बार एक बड़ा शो करते हैं, और पूरे साल हम कहीं ना कहीं शोज करते रहते हैं, क्योंकि अब हमको बहुत लोग बुलाते हैं। हिंदी नाट्य समूह अभी तक तो मेरी जानकारी में एक हमारा ही चल रहा है, और यहाँ के कौंसलावास के साथ भी हम जुड़े हैं। वहाँ के भी जो हिंदी दिवस के कार्यक्रम होते हैं उसमें हम उसका कोऑर्डिनेशन करते हैं, नाटक करते हैं। और मुझे लगता है कि मैं जो विषय लेती हूँ वो ज्यादातर समसामयिक होते हैं। मुझे लगता है कि जो आज हो रहा है उससे लोगों को जोड़ें, और संस्कृति से भी जोड़ते हैं। हम कुछ ऐसे भी नाटक और विषय लेते हैं, और मतलब भाषा के साथ साथ संस्कृति, मनोरंजन, सामाजिक विषय सब साथ साथ आ जाते हैं। और अभी क्योंकि ये सब चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है, लोग घरों में बैठे हैं, तो हम लोग भी बैठ गए। 30 मई को हमारा कार्यक्रम होने वाला था, जो कि हमें कैंसिल करना पड़ा। फिर हमने तय किया कि हमको कुछ तो करना चाहिए, और हमने ई नाटिका की एक सीरीज शुरू की है। तो एक नाटिका हमारी हो चुकी है जिसका नाम है एक नाव के सवार, और इसमें हमने 9 छोटे छोटे स्किट्स में इसे डिवाइड किया, और ये कोरोना पे है। तो वो कोरोना में जो कुछ हो रहा है उस सबको ही हमने मजेदार ढंग से दिखाया है, और सब चीजों को उसमें शामिल किया है, चाहे डॉक्टर्स की समस्या, चाहे हाथ धोना और क्या क्या करना चाहिए, वो सब चीजें हैं, ग्रोसरी की समस्या। तो वो बहुत ही रोचक तरीके से हमने उसको प्रस्तुत किया। 9 मई को हमने इसको लॉन्च किया, और बॉलीवुड के स्टार मनु ऋषि चड्ढा साहब हमारे चीफ गेस्ट थे। ये हमारी वेबसाइट पे लगा है, और अब हम अपनी दूसरी नाटिका पे काम कर रहे हैं। आप मानेंगे नहीं, बहुत सारे लोग मेरे साथ जुड़ गए हैं और वो सब इसमें काम करना चाह रहे हैं। तो अब मैं उसकी स्क्रिप्ट पे काम कर रही हूँ, क्योंकि स्क्रिप्ट्स मैं ज्यादातर खुद ही लिख रही हूँ। बहुत अच्छा है संध्या जी। इन कुछ मिनटों में आपकी सारी गतिविधियों का ब्यौरा तो हम नहीं प्रस्तुत कर सकते हैं, लेकिन इतना अवश्य है कि अमेरिका का हाल बताते समय मैं कोशिश करता हूं कि जो ग्रास रूट से जुड़े हुए, यानी कि जमीनी स्तर पर जो लोग कार्यरत हैं, जिनके बारे में बहुत कुछ जानकारी नहीं मिलती है, उनके बारे में बताया जाए। और मैं समझता हूं कि ये हमारे लिए, भारतीय समाज के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि हम लोग हिंदी को एक भारत की प्रतिनिधि भाषा के रूप में अलग अलग विधाओं में आगे बढ़ा रहे हैं। यही नहीं, अमेरिका के विभिन्न प्रदेशों में जो भारतीय मूल के लोग हैं, उनको एक सांस्कृतिक, मैं कहूँगा कि कवच देने के लिए
अपनी भारतीय परंपरा को बनाए रखने के लिए जो भाषा का महत्व है उसको समझते हुए आगे बढ़ना ये बहुत ही कठिन कार्य है, क्योंकि जो नई पीढ़ी है आज की 21वीं शताब्दी की, उस पीढ़ी के बच्चों को जोड़े रखना अपनी परंपरा से, अपनी संस्कृति से, अपनी हेरिटेज से, इसके लिए अलग अलग रचनात्मक विधाओं को प्रयोग में लाना ही पड़ेगा। आप अगर संक्षेप में बता सकें कि आज जो विपत्ति हमारे पूरे अमेरिका में है कि इतने लोग संक्रमित हो रहे हैं, आपके जॉर्जिया में, अटलांटा में भी काफी बड़ी संख्या है, आगे चलकर ऐसा लगता है जैसे कि शिक्षा का एक बहुत महत्वपूर्ण अंश होगा ऑनलाइन एजुकेशन, जो कि शायद 100% विकल्प नहीं है शिक्षा का, लेकिन हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। तो इस माध्यम को और जीवंत और प्रोडक्टिव बनाने के लिए और मीनिंगफुल, अर्थपूर्ण बनाए रखने के लिए आपने क्या क्या सोचा है, एक शिक्षा के नाते और एक नाट्य निर्देशिका होने के नाते? हाँ अशोक जी, ये जो भी हुआ बहुत ही दुखद है, पर इसमें कुछ नई चीजें निकल कर आई। ये ऑनलाइन बहुत सारी चीजें हो रही हैं, शिक्षण, और जैसे हम लोग अभिनय कर रहे हैं, सिखा रहे हैं, कोई नाच सिखा रहे हैं, कोई गाना सिखा रहे हैं, तो कुछ नया भी हुआ। और बिल्कुल मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि अब मैंने तय किया कि हम इसे जारी रखेंगे और हम इस तरह की ई नाटिकाएं या हमारी जो गैदरिंग है वो इस पे करते रहेंगे। और जब ये सब खुल जाएगा तो लाइव शोज भी करेंगे, क्योंकि अब काफी लोग इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। हालांकि बहुत मेहनत होती है और पैसे की भी जरूरत होती है, पर अभी तक तो हम लगे हैं, देखते हैं कब तक कर पाते हैं। तो बिल्कुल ये भविष्य में ये चीज फायदा पहुंचाएगी, जो आज ये ऑनलाइन का नया ट्रेंड शुरू हुआ है। पहले हम सब ने कभी इस पे गौर नहीं किया था कि ये बहुत मददगार है, क्योंकि हम लोग जैसे मीटिंग, कल भी हमारी मीटिंग थी, आज भी हमारी मीटिंग है, तो उसमें सब दिखते हैं, सामने बात होती है, बल्कि ऑडिशन भी मैं कर रही हूँ इसी तरह से। तो ये तो दूर तक जाएगा, इसमें तो तय है, ये साइड बाय साइड चलेगा। पर ये हाँ, जब सब खुल जाएगा तो आमने सामने की बात तो अलग ही होती है, उसको तो नकारा नहीं जा सकता। बहुत बहुत धन्यवाद संध्या जी, आपके विचारों को सुनकर। और हमारे सामान्य दर्शक जो कि हिंदी सीखने वाले, हिंदी में बात करने वाले, हिंदी पढ़ने वाले ही मुख्यतः हैं, विद्यार्थी हैं, और मेरा ये उद्देश्य है कि जो भारत में रहने वाले कॉलेज में या स्कूल में जो कि समाज शास्त्र से संबंधित जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, अमेरिका से संबंधित जानकारी, राजनीतिक सामाजिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए मैं बताना चाहूंगा कि आज हमने जॉर्जिया पर जो एक संक्षिप्त टिप्पणी दी और उसमें अटलांटा शहर में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों के साथ किस तरह से हम अपनी सांस्कृतिक और भाषाई गतिविधियों को चला रहे हैं, इसके एक प्रतीक के रूप में संध्या भगत जी हमारे साथ में हैं, और यह सिलसिला हम आगे भी जारी रखेंगे। इस चैनल यानी अमेरिका का हाल, इसके आगामी एपिसोड में हम यहाँ की राजनीतिक और सामाजिक स्थितियों से आपको अवगत कराते रहेंगे, और इसका हिंदी रूपांतर यानी टेक्स्ट और ऑडियो संस्करण हमारे वेबसाइट 21stcenturyhindi.com पर भी है, जिसका हम लिंक नीचे दे रहे हैं। और उसका उद्देश्य यह है कि अमेरिका में रुचि रखने वाले समाजशास्त्र और हिंदी सीखने वाले विद्यार्थियों को उसका लाभ मिले, वो उसे पढ़ सकें और सुन सकें। और अमेरिका की इस वर्तमान स्थिति का विश्लेषण हम हर सप्ताह करते रहना चाहते हैं, और उम्मीद करते हैं कि आप हमें सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, और अपनी टिप्पणियों को, आपके क्या विचार हैं हमारी प्रस्तुति के बारे में, इससे हमें अवगत कराते रहेंगे। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।